हिंदी जनरल के पेपर में प्रथम सत्र में 5 कहानियां और 5 कविताएं हैं। इन 5 कहानियां और 5 कविताओं के साथ साथ प्रथम सत्र के लिए कुछ व्याकरण का हिस्सा रखा गया है। परंतु मित्रों, 5 कहानियां और 5 कविताएं हैं। इसी के साथ साथ व्याकरण का जो हिस्सा रखा गया है हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे अध्ययन के लिए, उसी को मैं व्याकरण नहीं कहूंगा, क्योंकि वह एक पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकें छोड़कर जो हिस्सा रखा गया है, जो टॉपिक रखा गया है, वह आप लोगों के लिए बहुत आसान ऐसा टॉपिक रखा गया है। वैसा देखा जाए तो प्रथम सेमिस्टर के लिए ये 3 टॉपिक रखे गए हैं। एक पहला टॉपिक है कारक विभक्तियां, दूसरा टॉपिक है समुच्चारित भिन्न अर्थ वाले शब्द, और तीसरा टॉपिक रखा गया है सार लेखन। तो मित्रों, आज हमें समुच्चारित भिन्न अर्थ वाले शब्दों के बारे में देखना है। मित्रों, इसे शब्द युग्म भी कहा जाता है। युग्म शब्द का अर्थ होता है जोड़ी, शब्दों की जोड़ी। मित्रों, इस टॉपिक का शीर्षक है समुच्चारित भिन्न अर्थ वाले शब्द। मराठी भाषा में और हिंदी भाषा में बहुत कुछ ऐसे शब्द पाए जाते हैं कि जिन शब्दों का उच्चार, ध्वनि एक जैसा है, समान है, परंतु उसके मूल अर्थ में भिन्नता नजर आती है, अर्थ में अंतर नजर आता है, और ऐसे शब्दों को समुच्चारित भिन्न अर्थ वाले शब्द कहे जाते हैं। तो मित्रों, हिंदी भाषा में बहुत कुछ शब्द मैंने आज तक पाए हैं कि जिनका उच्चार एक जैसा है, समान है, उच्चार समान है, परंतु उसका अर्थ वह भिन्न है, दोनों के अर्थ में अंतर है। तो मित्रों, कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में केवल कुल मिलाकर 50 शब्द युग्म रखे गए हैं, और हमें केवल 50 शब्दों का ही अर्थ और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो मित्रों, एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूंगा कि परीक्षा के समय आप लोगों की कोई गलती ना हो जाए। आप लोगों के परीक्षा में शब्दों की जोड़ी दी जाएगी, 7-8 जोड़ियां होंगी, युग्म होंगे, 2 शब्द होंगे, उसका उच्चार एक जैसा है, समान है, परंतु उसका अर्थ जो है वह भिन्न है। हमें प्रथमतः क्या करना है? हमें प्रश्न पत्रिका में जो जोड़ी है वह उठाकर उत्तर पत्रिका में लिखनी है। उसके नीचे उन 2 शब्दों का अर्थ लिखना है, और उसके बाद जो मूल शब्द है, मूल शब्द जो है, उस मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। एक शब्दों की जोड़ी, उसके 2 अर्थ होंगे, और उसके मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग होगा। 2 वाक्य आप लोगों को लिखने होंगे। एक उदाहरण के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये शब्दों की जोड़ी कैसे होती है, समुच्चारित शब्द कैसे होते हैं। मित्रों, एक जोड़ी मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। दिन शब्द है,
तुम्ही दिन शब्द कित्येक वेळा वाचलाही असेल, पाहिलाही असेल. कोणता शब्द? दिन. पहिली वेलांटी, पहिली याने रस्व वेलांटी, पहिली वेलांटी दीन. आता अजून एक शब्द आहे दीन, दुसरी वेलांटी याने दीर्घ वेलांटी. दोनों शब्दों का उच्चार एक जैसा है आणि दोन्ही शब्दांचा जर उच्चार आपण केला तर तो सारखाच आहे. दिन दिन. या शब्दाची वेलांटी पहिली आहे म्हणजे रस्व आहे, दुसऱ्या दिन शब्दाची वेलांटी ही दुसरी आहे म्हणजे ती दीर्घ आहे. परंतु जेव्हा आपण ह्या दिन शब्दाचा उच्चार करतो तेव्हा तो सारखाच आहे, त्याची ध्वनी ही सारखीच आहे, दिन दिन. परंतु मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या की जेव्हा आपण दिन शब्दाची वेलांटी, दीची वेलांटी ही पहिली लिहित असतो, रस्व लिहित असतो, त्याचा अर्थ होतो दिन म्हणजे दिवस. आणि जेव्हा आपण दिन शब्द म्हणजेच दीची वेलांटी दुसरी लिहित असतो म्हणजे दीर्घ वेलांटी लिहित असतो तेव्हा त्या शब्दाचा अर्थ होतो गरीब. उच्चार सारखाच आहे परंतु फक्त वेलांटी बदलली म्हणून त्याचा अर्थ बदलला. हे दोन अर्थ तुम्ही लिहिले, त्यानंतर तुम्हाला मूळ शब्द जो आहे त्याचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला दिवस शब्दाचा वाक्यात उपयोग करायचा का? नाही. गरीब शब्दाचा वाक्यात उपयोग करायचा का? नाही. तर आपल्याला मूळ शब्द जो दिन आहे त्याचा वाक्यात उपयोग करायचा. उदाहरणार्थ फार साधे साधे वाक्य घेऊन आपल्याला शब्दांचा उपयोग करायचा आहे. फार कठीण लांब लचक मोठे शब्दांचा प्रयोग या किचकट वाक्य तयार करायचंच नाही. दैनंदिन जीवनामध्ये, आपल्या व्यावहारिक जीवनामध्ये आपण जे बोलतो अशा वाक्य परीक्षेमध्ये आपल्याला लिहिणं गरजेचं आहे. आता उदाहरण म्हणून मी तुम्हाला सांगतो की आता तुम्हाला मी दिन शब्द सांगितला, पहिली वेलांटी आहे, ती रस्व आहे. आता दिन शब्दाचा जर मला वाक्यात उपयोग करायचा असेल हिंदीमध्ये तर मी कसा करू शकतो? आज का दिन शुभ है, आज का दिन शुभ है. झालं. किती सोपं आणि सरळ वाक्य असतं. आता दुसरी दी म्हणजे वेलांटी असलेला जो शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो गरीब. मग मूळ शब्द जो काही दिन आहे त्याचा जर मला वाक्यात उपयोग करायचा असेल तर मी असा करू शकतो, अत्यंत सहज भाषेत करू शकतो. दीनहीन लोग झोपड़ियों में रहते हैं. किती सरळ आणि सोपं आहे. तुमच्या अभ्यासक्रमामध्ये फक्त 50 जोड्या आहेत, त्याचा तुम्हाला अर्थ लिहायचा आहे आणि त्यानंतर त्या मूळ शब्दाचा वाक्यात उपयोग करायचा आहे. तर चला तर बघू आपण हे 50 शब्द जे आहे, काही शब्द और काही शब्दांचा अर्थ मी तुम्हाला आज सांगणार आहे आणि वाक्यातही उपयोग करून दाखवणार आहे. काही शब्दांचा उदाहरण म्हणून करणार आहे आणि संपूर्ण 50 शब्द त्यांचा अर्थ वाक्यात उपयोग ह्या ज्या नोट्स आहेत ह्या मी तुम्हाला या व्हिडिओ क्लिपच्या बरोबर ही पाठवणार आहे आणि तुम्हाला त्या नोट्स वहीमध्ये लिहिणं गरजेचं आहे. तर चला तर बघू. आपला पहला शब्द है अभिराम. कौन सा शब्द है? अभिराम. और दूसरा शब्द है अविराम. एक शब्द है अभिराम, दूसरा शब्द है अविराम. इन दो शब्दों का अर्थ हमें लिखना है. अभिराम शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर और अविराम शब्द का अर्थ होता है अविराम यानी लगातार. अभी जो मूल शब्द है उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है. मूल शब्द कौन सा है? मूल शब्द है अभिराम. फिर अभिराम शब्द का हम वाक्य में सहज प्रयोग कर सकते हैं. महाबलेश्वर का निसर्ग
अभिराम है। महाबलेश्वर का निसर्ग अभिराम है। आप लोग और भी लिख सकते हैं, अपने मन से वाक्य तैयार कर सकते हैं। कई वाक्य तैयार हो सकते हैं। नदी का किनारा अभिराम है, हो गया सीधा साधा वाक्य। अब ये अभिराम शब्द का वाक्य में हमें प्रयोग करना होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? संजय अभिराम पढ़ाई कर रहा था, सविता अभिराम काम कर रही थी। कई वाक्य हो सकते हैं। अब यहां पे दूसरा शब्द है अभिन्न और अनभिज्ञ। अभिज्ञ अनभिज्ञ, ये अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या है? अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला। और अनभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अनभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है अनजान। अनजान म्हणजे त्याला काही माहित नाही, माहित नसलेला। आणि अज्ञान अभिज्ञ शब्द का अर्थ क्या होता है? अभिज्ञ शब्द का अर्थ होता है जानने वाला, ज्याला माहिती आहे ऐसा। अभी हमें पहला जो शब्द है अभिज्ञ, इस मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करना होगा। तो वह इस प्रकार से हम कर सकते हैं, किशोर सब कुछ अभिज्ञ है। अनभिज्ञ शब्द का हमें वाक्य में प्रयोग करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? पत्नी मायके चली गई, पति उसके बारे में अनभिज्ञ था। हो गया वाक्य। और भी शब्द है आगे, तीसरा शब्द है, देखो अनु अनु। दोनों शब्दों का उच्चार एक समान है, एक जैसा है, लेकिन फरक क्या है? अनु अनु या शब्दामध्ये काय फरक आहे? न रे नाळाचा आहे आणि त्याला खाली उकार पहिला आहे, पहिला म्हणजे रस्व आहे। आणि दुसरा अनु शब्द जो आहे तो न रे बालाचा आहे आणि त्याचा उकार सुद्धा पहिलाच आहे, म्हणजेच रस्व आहे। एका अनु शब्दामध्ये न रे नळाचा आहे, दुसऱ्या अनु शब्दामध्ये न रे बाणाचा आहे। म्हणजे ह्या दोन न मध्ये काय अंतर असतो? आजपर्यंत आपण कधी हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला का? न रे नळाचा त्याचा उच्चार कुठून होतो, कसा होत असतो, आणि न रे बाणाचा त्याचा उच्चार आपण करतो, त्याचा उच्चार कसा होत असतो, याचा आपण कधी हे कोड कधी समजून घेतलंय का? मित्रांनो, आज ह्या दोन शब्दाच्या उच्चाराबाबत आहे ना, मी तुम्हाला ते कोड उलगडून दाखवणार आहे। जेव्हा आपण न रे नाळाचा शब्दाचा उच्चार करत असतो, त्याचा उच्चार होत असताना न न न शब्दाचा उच्चार करत असताना आपल्या तोंडातून जी ध्वनी बाहेर येते, जी हवा बाहेर येत असते, ती सरळ तोंडातून येते, अशी तोंडातून येते, म्हणून तो न रे नाळाचा। आणि न रे बाणाचा, न शब्दाचा उच्चार करत असताना, न रे बाणाचा शब्दाचा उच्चार करत असताना त्याचा उच्चार, त्याची हवा आपल्या नाकातून येते, अशी ना ना, म्हणून न रे बाणाचा। हे त्या कोड्याचं उत्तर आहे। आपण काही भाषा विषयांच्या विद्यार्थ्यांनी साधारणतः, मग तो इंग्रजी भाषेचा विद्यार्थी असो, मराठी भाषेचा विद्यार्थी असो, हिंदी भाषेचा नाही तर संस्कृत भाषेचा विद्यार्थी असो, परंतु त्याने ये जे शब्द आहेत त्याच्या उच्चारणाच्या बाबतीतलं काही गोष्टी समजून घेणं फार गरजेचं आहे। आपण मित्रांनो व्याकरणाचा कंटाळा करतो, परंतु व्याकरण हे भाषा विषयाच्या विद्यार्थ्यांसाठी फार आवश्यक असतं। अभी देखो ये अनु और अनु, अनु शब्द का अर्थ होता है पीछे, और अणु शब्द का अर्थ होता है छोटा कण। निसर्ग में जो भी कुछ कण होता है, छोटा सा कण, ये उसका अर्थ होता है। तो मित्रों, ये अनु शब्द का ये जो मूल शब्द है उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखो, छोटे बच्चे बड़ों का अनुकरण करते हैं, ये हो गया वाक्य। अभी दूसरा अनु शब्द जो है
उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। हवा में असंख्य अणु रेणु होते हैं। हो गया वाक्य। अगला शब्द है अपेक्षा उपेक्षा। उच्चारण में थोड़ी सी समानता है। अपेक्षा उपेक्षा। अपेक्षा शब्द का अर्थ होता है इच्छा, आकांक्षा, और उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है अवहेलना। अभी हमें मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। मूल शब्द है कौन सा? अपेक्षा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है, उपेक्षा शब्द का वाक्य में प्रयोग करना है। अपेक्षा शब्द का वाक्य में प्रयोग हम इस तरह कर सकते हैं, मयूरी की अपेक्षा बीए पास होने की थी। हो गया वाक्य। उपेक्षा शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, गरीबों की आज भी उपेक्षा होती है, दलितों की आज भी उपेक्षा होती है। कई वाक्य बन सकते हैं। अगला शब्द है अली। अली, ये दो आलियों में क्या फरक है? लिखते समय देखो, लिहित असताना आली शब्द ली ही वेलांटी पहिली आहे, म्हणजेच ती ह्रस्व आहे। दुसरी आली शब्द जो आहे त्याची वेलांटी जी आहे ती दीर्घ आहे, म्हणजेच दुसरी वेलांटी आहे। फक्त वेलांटीमध्ये फरक आहे, परंतु अर्थामध्ये भिन्नता आहे। दोन शब्दांचा अर्थ वेगळा आहे हो। फक्त वेलांटी बदलली, ह्रस्व की दीर्घ, तरी त्याचा अर्थ बदलतो। पहिली वेलांटी असलेला आली जो शब्द आहे ना, त्या शब्दाचा अर्थ होतो भवरा। भवरा म्हणजे काय हो? भवरा म्हणजे भुंगा। मराठीमध्ये फुलावर बसणारा, मध शोषून घेणारा जो भुंगा असतो ना, जो भवरा असतो, त्याला आपण भवरा किंवा भुंगा म्हणत असतो। तोच आहे त्याचा अर्थ। आणि दुसरी ली असलेला जो आली शब्द आहे त्याचा अर्थ होतो सखी। सखी म्हणजे सहेली। सहेली म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला मैत्रीण असं म्हणत असतो। आता आपण पहिल्या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करू। फूल पर अली बैठा था। कितना सरळ वाक्य है। मी तर तुम्हाला हेच सांगेन मित्रांनो की वाक्य तयार करत असताना तुम्ही मनाचं वाक्य तयार करा। मी तुम्हाला नोट्स मध्ये मी जे वाक्य देईन तेच लिहिले पाहिजे तुम्ही परीक्षेमध्ये, असं काही बंधन नाही। तुमच्या मनानं तुम्ही वाक्य तयार करू शकता। आणि मला तर अपेक्षा अशीच आहे की तुम्ही स्वतः मनानं वाक्य तयार करा आणि असे वाक्य तयार करा मित्रांनो की ते अत्यंत सहज आणि सरळ असते। असे वाक्य तयार करा। दूसरा शब्द जो है अली। अली शब्द का हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, राधा की अली उसके साथ यमुना तट पर थी। तट यानी किनारा। हो गया वाक्य। अब यह अगला शब्द है अन्न अन्य। अन्न अन्य। अन्न शब्द का अर्थ होता है अनाज। अनाज यानी धान्य। या अन्न यानी हम अन्न शब्द यानी भोजन को भी अन्न कहते हैं, रोटी को भी अन्न कहते हैं, चावल को भी अन्न कहते हैं। अन्न यानी अनाज, अनाज यानी भोजन। दूसरा शब्द क्या है? अन्य। अन्य यानी दूसरा। दूसरा यानी और कोई, उसी के अर्थ में है। तो पहला जो शब्द है उसका वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं, सात्विक अन्न खाना शरीर के लिए लाभदायक होता है। दूसरा वाक्य है कोई अन्य लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। कोई अन्य लोग दरवाजा खटखटा रहे थे। अगला शब्द है देखो अश्व अश्म। अश्व शब्द का अर्थ बहुत आसान है, आप लोग भी जानते होंगे। अश्व शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। अश्म शब्द का अर्थ होता है पत्थर, बड़ा पत्थर, उसे अश्म भी कहा जाता है। तो मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग करते समय हम कई वाक्य बना सकते हैं। अश्व को लेकर कई वाक्य हो सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के रूप में मैं बता सकता हूं, सफेद रंग का अश्व दौड़ रहा था। बराबर है।
दूसरा जो शब्द है अश्म, उसका वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं मनु। ये मनु कौन? मनु यानी आदि पुरुष, हमारे आदि पुरुष, आदि वंशज, जिसे हम मनु कहते हैं। मनु बड़े अश्म पर बैठा रो रहा था। मनु बड़े अश्म पर बैठा रो रहा था। अगला शब्द है अनिल अनल। अनिल अनल, अनिल शब्द का अर्थ होता है हवा, हवा यानी वायु, और अनल शब्द का अर्थ होता है अग्नि, अग्नि यानी आग। पहला जो शब्द है उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं बगीचे में मंद मंद अनिल बह रहा था। दूसरा जो शब्द है उसी को लेकर हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अनल तेज हो रही थी जिसमें सब जल रहा है। हो गया वाक्य। अगला शब्द है अथक अकथ। शब्द देखो अथक, दूसरा शब्द है अकथ। पहले शब्द का अर्थ क्या है? अथक शब्द का अर्थ होता है बिना थके, जो थकत नहीं आता, बिना थके। आणि दुसरा शब्द काय आहे? अकथ, अखत यानी बिना कहे, बिना बोले। अभी पहले शब्द का वाक्य में हम प्रयोग कर सकते हैं भारतीय किसान, किसान म्हणजे शेतकरी, भारतीय किसान अथक परिश्रम करते हैं। परिश्रम म्हणजे कष्ट, कष्ट म्हणजे काम। भारतीय किसान अथक परिश्रम करते हैं। दूसरा शब्द है छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता अखतनीय है। अरे उसी को कहा नहीं जाएगा, ऐसी कथा है, अकथनीय है। अगला शब्द है अवधि, अवधि। इन दो शब्दों का उच्चार करते समय अवधि शब्द जो है, पहला शब्द जो है धी, उसकी वेलांटी पहली है यानी ह्रस्व है, दूसरी धी है वह दीर्घ है, लेकिन अर्थ में बहुत भिन्नता है। पहिली धीची वेलांटी जी आहे त्याचा अर्थ होतो समय, समय म्हणजे वेळ, अवधी। आणि दुसरी वेलांटी असलेला, धीची वेलांटी असलेला म्हणजे दीर्घ असलेली वेलांटी, त्याचा अर्थ होतो अयोध्येची भाषा। मित्रांनो, प्रभू रामचंद्र जिथं जन्माला आले अयोध्यात, त्या अयोध्याची भाषा ही अवधी भाषा। ही अवधी भाषा हिंदी भाषेची बोली भाषा है, अवधी। अवधी शब्द को लेकर वाक्य में प्रयोग हम कर सकते हैं एक साल की अवधि समाप्त हुई। दूसरा शब्द जो अवधि है उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अवधि हिंदी भाषा की बोली भाषा है। अगला शब्द है अभय, उभय। अभय शब्द का अर्थ होता है निर्भय। निर्भय शब्द म्हणजे कुणाला न घाबरणारा। आणि उभय शब्दाचा अर्थ काय होतो? उभय शब्द का अर्थ होता है दोनों, जैसे कि पति पत्नी दोनों। हम पहले शब्द का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों से अभय लड़े, यानी निर्भय होकर लड़े। और दूसरा जो शब्द है उभय, उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं पति पत्नी उभय विवाह समारोह में आए, म्हणजे दोघं पती पत्नी विवाहाच्या कार्यक्रमासाठी आले। किती सरळ आणि सोपे वाक्य असतात मित्रांनो। शब्द युग्म जे आहेत ना, शब्दांच्या ह्या ज्या जोडी आहेत, तुम्हाला त्याचा अर्थ द्यायचा आहे आणि मूळ शब्दांचा वाक्यात प्रयोग करायचा आहे। हे या टॉपिक वरचे जे तुम्हाला परीक्षेमध्ये मार्क्स मिळणार आहेत ना, ते मार्क्स तुमच्या हक्काचे मार्क्स आहेत।
फक्त 50 शब्द तर तुम्हाला अभ्यासायचे आहेत हो. आणि मी असं म्हणत असतो की हे 50 शब्द तुम्ही एकाच दिवशी अभ्यास करू नका याचा. रोज तुम्ही 5-5 शब्दांचा जरी अभ्यास केला ना, रोज फक्त 5 शब्दांचा अभ्यास करा बस. 5 शब्द जर तुम्ही रोज 5 शब्दांचा अभ्यास केला नियमितपणे, तर मला वाटतं काही दिवसामध्ये 50 शब्द तुमच्या कंठस्थ होऊन जाईल. कंठस्थ म्हणजे तुमचे पाठ होऊन जाते. आता पुढचा शब्द आहे बघा, उपकार, आपकार. उपकार शब्दाचा अर्थ आहे भलाई आणि आपकार शब्दाचा अर्थ है बुराई. पहला जो शब्द है उसका हम वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, संत सब पर उपकार करते हैं. आणि दुसरा जो शब्द है त्याचा वाक्यात आपण उपयोग करू, उपकारी के साथ आपकार करने वाले लोग कम नहीं है. अगला जो शब्द है वह देखो, और आवर फक्त एकच मात्रा आहे आणि दुसरा जो शब्द आहे आवर 2 मात्रा आहे. और शब्दाचा अर्थ आहे दिशा आणि और शब्द का अर्थ है कोई अन्य. पहला वाक्य होगा, घर की ओर कोई आ रहा है.